बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़। आज दो अहम रहनुमाओं को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए हैं। वो तौहीन अदालत के शो कोज़ नोटिस जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल और साथ जो फैसल वाडा साहब जो कि बड़ी तकरीरें करते थे, बड़ा कहते थे गुमान है कि ये रात के अंधेरे में किसी से मिले होंगे, गुमान है कि इन्होंने किसी के ख़िलाफ़ जो है वो एजेंडा ड्रिवन रिमार्क्स दिए होंगे, गुमान है कि इनके रिमार्क्स से सुर्खियाँ बनती होंगी, गुमान है कि ये एक सियासी जमात का एजेंडा लेकर चलते होंगे। बड़ी बातें की थी फैसल वाडा साहब ने। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ा रिलक्टेंटली उनको आखिर बुला ही लिया और 5 जून के लिए उनको नोटिस कर दिया गया है। शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते दिए गए हैं। इन दोनों रहनुमाओं को जो है अदालत में 5 जून को तलब किया जाएगा, नोटिस का जवाब लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस कर दिया है। इससे कबल मामलात क्या हुए थे? इससे कबल मामलात ये हुए थे कि जो तकरीर की गई थी इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह बड़े दब गए थे और उन्होंने कहा कि आप हमारी जो पगड़ियाँ उनको फुटबॉल बनाएंगे और आप हमारे ख़िलाफ़ प्रॉक्सी से हमें डराएंगे। फिर फैसल वाडा साहब ने रात को कहा कि मैं डरने शरने वाला नहीं हूँ, मैं माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरे से इज़्ज़त करोगे मैं इज़्ज़त से मिलूंगा, नहीं करोगे तो मैं बदमाशी से डबल बदमाशी दिखाऊंगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरी समाअत में बड़ी अहम चीज़ें की हैं, वो हम मरियम नवाज़ से भी जानेंगे और आपको बताएंगे भी कि इस तमाम मामले में आज क्या हुआ है। मरियम, आज जैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं आमिर रहमान साहब आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने वो स्क्रिप्ट देखा है इसका? तो उन्होंने कहा नहीं जी, म्यूट होता रहा, मैंने तो नहीं देख सका। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा देखे ना, मेरे पे तो इतनी तनकीद होती थी, मैंने तो कभी इस तरह से अपनी ज़ात के हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं किया, लेकिन जब बात इदारे की आ जाए तो हमें करना पड़ता है क्योंकि इदारे अवाम के पैसों के। तो चीफ जस्टिस का जो मूड था आज तो बड़ा धीमा ठंडे मिजाज के साथ, और फिर मेरे साथियों को देखें कुछ ना कहें, क्या कहेंगी? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मूड को लेकर तो मुझे भी थोड़ी हैरानगी हुई। अच्छा हुआ आपने भी नोटिस किया और सबने ही किया होगा यकीनी तौर पर, क्योंकि चीफ जस्टिस वो हैं जो अमूमी आम केसेस के अंदर भी अगर वकला से कोई जवाब ना बन पा रहा हो या किसी ने जजेस के बारे में कोई बात करने की कोशिश की हो तो उस पर बड़ी तनकीद कर दिया करते हैं। लेकिन आज एक ऐसे मैटर के अंदर जो तौहीन अदालत का ही है और एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ है जो आपके साथ ही जजेस का नाम ले रहा है और आपकी जो अदलिया है उसमें चलने वाले केसेस से मुतालिक सवालात उठा रहा है, और ये नहीं है कि वो सिर्फ सवालात ओपिनियन की हद तक उठा रहे हैं बल्कि प्रॉपर्ली कह रहे हैं कि हम पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे, तो उस शख्स के बारे में आपका लहजा इतना धीमा, इतना ठहरा क्यों है? और ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सिर्फ एक माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं? वो आपको कहेंगे अच्छा आई एम सॉरी और मैं तो तैयार बैठा हूं, अपॉलॉजी देता हूँ और आप माफ़ कर लेंगे। तो इस तरह का मूड उनको शायद नहीं दिखाना चाहिए था। पर चले खैर, ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की हेयरिंग के अंदर चीखो पुकार की जाए। आज थोड़ा सा मूड अच्छा हाँ, और ठीक है, उनके सामने आज ट्रांसक्रिप्ट भी तो नहीं था ना। जब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर पैमरा उनको ट्रांसक्रिप्ट दे देगा तो मुमकिन है कि ट्रांसक्रिप्ट देख के उनको थोड़ा सा हो कि ये तो वाकई में कंटेम्पचुअस है या नहीं। खैर, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत सारी मिसालें दी, बहुत सारी बातें की। मेरे नज़दीक जो उनके एक रिमार्क्स जो बहुत अहम हैं वो ये कि उन्होंने 2 मरतबा रिपीटेडली ये कहा आज कि आप इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएं बल्कि आप अफराद के ऊपर, शख्सियतों के ऊपर तनकीद ज़रूर करें। तो अब मसला ये है कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार 2 मेन टारगेट्स थे, तो फिर वो तो शख्सियत पर ही ज़्यादा सवालात उठा रहे थे। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि हमें मालूम है कि हमारा 137वां नंबर है, तो आप हमें मत याद दिलाएं, हाँ अगर आपके पास कोई हल है, कोई तजावीज़ है तो वो हमें दे दें। फिर तीसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि जब फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों ही मेंबरान पार्लियामेंट हैं, एक सेनेटर हैं, दूसरे मेंबर कौमी असम्बली हैं, तो वो पार्लियामेंट में जाके तकरीर क्यों नहीं कर लेते? उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई कि वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से ड्रामे करें? उन्होंने एक मरतबा ये भी कहा कि अब चीखो पुकार का दौर बन गया है। फिर अपने बारे में उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि देखिए ना, कमिश्नर रावलपिंडी ने आकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और फिर मीडिया के ऊपर भी आए कि मीडिया ने वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई। यही मीडिया ने किया है, यही मीडिया ने किया जो मौजूदा फैसल वाडा या मुस्तफ़ा कमाल वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। तो अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बीच में कुछ बहुत अहम जो बातें की, उनमें एक ये भी थी कि उन्होंने कहा कि जो कंटेम्प्ट करने का मामला है इससे हम यूजुअली एतराज़ ही बरतते हैं, हम तहम्मुल ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारे अदलिया के इदारे की तस्दीक करने की कोशिश की जाएगी तो हमें नोटिस देना पड़ता है। फिर ये भी कहा कि देखे ना, एक शख्स से पूरा इदारा बुरा नहीं हो जाता। यानी वो कहते हैं कि अगर पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं तो उससे पूरा पार्लियामेंट बुरा नहीं हो जाता। अगर कोई मीडिया का एक बैड जर्नलिस्ट निकल आता है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भी होते हैं, हाँ गुड जर्नलिस्ट भी होते हैं, ये नहीं है कि पूरा शोबा ही मीडिया अच्छा इसमें मरियम मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। एक सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि अगर आपने जैसे मेरी ज़ात के हवाले से तनकीद की तो मैं तो बड़ा जुडिशल रिस्ट्रेंट शो करता हूँ, मैं तो कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ। लेकिन आपको याद है कि हमारे यहीं पे सहाफ़ी दोस्त असद तूर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे पर्टिकुलरली उन पे क्रिटिसिज्म करने पर अडयाला जेल देखनी पड़ी। चीफ जस्टिस को ये मामला मालूम था। एक इनफॉर्मल मीटिंग जो थी वो हुई थी। अदील जितनी भी बकवास करें अदील सरफराज, लेकिन हम नाजरीन को सच बताएंगे। अच्छा, तो एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में जो है चीफ जस्टिस को बाकायदा ये बावर भी कराया गया साफियों ने कि सर वो जेल में पड़ा। तो चीफ जस्टिस ने तो उस पर कोई नोटिस, वहाँ पे चीफ जस्टिस ने स्पेशली नोटिस लेकर असद तूर के हवाले से उसे रिहा नहीं कराया। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरी ज़ात के हवाले से जो कोई आप जितनी मर्जी तनकीद करें। इज़ इट फेयर? देखिए, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने असद तूर वाले मामले पर बैठकर अपने कमरे अदालत में ये भी कहा था कि हमने तो नहीं कहा कि आप कोई JIT बनाइए, ना ही हमने कहा कि हमारे ऊपर होने वाली तनकीद पर आप कोई कार्रवाई करें। तो उसमें भी जो पूरा बर्डन था वो डाला गया हुकूमत के ऊपर, और उस मामले में जब वो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे किसी बात को, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा उस पूरे मामले में किसी भी तरह से थे मुलव्विस। पहली बात तो ये कि उन्होंने आज तक तस्लीम ही नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा अपनी ज़ात के हद तक अभी तक उनके ऊपर अगर कोई तनकीद की जाती है, कोई ट्वीट की जाती है, कोई व्लॉग किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। हाँ, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करते, लेकिन अपने बेंच में बैठ के इजहार ज़रूर करते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ और मुझे सब मालूम है। तो ये आजकल क्या ट्रेंड चल पड़ा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, हर मीडिया को वबा कह चुके, सोशल मीडिया हर कोई जो कैमरा पकड़ता है वो सहाफ़ी नहीं होता। फिर साथ में इनके दौर में 46 ऐसे सीनियर अफराद जो कि सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं, उनको सबको नोटिस जारी हुए, उन सब ने तनकीद की और सोशल मीडिया पे खूब तनकीद की। इसके बाद देखिए वो सिरिल अलमीडा के हमारे सारे के सारे सहाफ़ी अपनी जगह पर मौजूद है, कोड़े तो नहीं लगे ना उनको, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस के दौर में कोई बहुत जुल्म हुआ है। वो तो कहते हैं कि सहाफ़ियों ने कोड़े तक खाए और आप लोगों को नोटिस आए तो आप लोगों को मसले हो गए, तो आप लोग चीखने लगते हैं। आप लोग मसीहा हैं, उनके लेवल तक। अच्छा, अभी मरियम इस सारे मामले में आप क्या देखती हैं, क्या एक अपॉलॉजी आएगी, मामला ख़त्म हो जाएगा? दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फैसल वाडा साहब आए, वो कहें कि नहीं सर मैं आपको बताता हूँ कि ये डट गया हूँ, ये बाबर सत्तार ने ये किया, अथर मिनल्ला साहब ने ये किया। मैं बताऊँ, हमें पता है बाबर सत्तार जो फैसल वाडा साहब हैं वो कहाँ की प्रॉक्सी हैं, तो वहाँ पे बड़ा मवाद भी मौजूद होता है। तो अगर कोई ऐसा मवाद निकल आता है तो बड़ा ये तो एक यू टर्न हो जाएगा इस सारी समात का। देखिए, फैसल वाडा वो हैं जो पिछले साल इसी अदालत में पेश हुए, तो हमने देखा कि वो किस तरह से उनकी हालत बुरी थी जब उनका नाअहली का केस था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम पे, और तब भी उन्होंने अपॉलॉजी अनकंडीशनल दे दी थी और वो गुडविल जेस्चर के तौर पर एक्सेप्ट भी हो गई थी और उनको नाअहली से बचा लिया गया था। तो फैसल वाडा यहाँ पर आकर उन तमाम तर बयानात के ऊपर अड़ जाएंगे तो मुझे लगता है मुश्किल में खुद ही पड़ जाएंगे, क्योंकि वो बाबर सत्तार की शहरियत से मुतालिक बात कर रहे हैं। बाबर सत्तार की जब शहरियत का मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उठा था, उसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा थे। 30 अप्रैल को 6 जजेस की ख़त की समात में वो ये कह चुके हैं कि जो बाबर सत्तार वाला मामला है उस मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं और वो भी जारी किए जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फैसल वाडा के लिए इतना आसान होगा कि जितनी वो टीवी पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो अदालत में आकर भी कर सके, और फिर अदालत में, उस अदालत में जिसमें उनको इसलिए नहीं बुलाया जाएगा कि आए आप तकरीर करें, उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने ये सब कुछ क्यों कहा। तो फिर वो रीज़न क्या देंगे? क्या ये रीज़न देंगे कि मेरी अमरीकी शहरियत ख़त्म कराई तो इसकी भी कराओ? नहीं, तो वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो कहा था ये गुमान है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कहाँ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया। देखिए, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को किसी जगह पर लगा के कोई कंटेम्प्ट हुई है तो ही नोटिस लिया गया है। आज चीफ जस्टिस का बार बार ये कहना कि हम यूजुअली तो एतराज़ बरतते हैं, फिर ये इदारे की बात आई, कुछ ऐसा भी लग रहा था कि शायद कमेटी ने ये बात फैसला किया कि फैसल वाडा विल कम टू अपॉलॉजी और उनको आना पड़ेगा और फिर अल्टीमेटली अपॉलॉजी की तरफ ही अदालत का मूड भी उनको लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा इतने काम थे, इतने पुरसकून थे, हालांकि वो यूजुअली भी कोई ज़रा सी बात हो तो उस पर इरिटेट हो जाते हैं, काफ़ी उनके रिमार्क्स आते हैं। आज जो उनका वो गुड विलिंग सा एटीट्यूड था वो वैसा ही था जैसे पिछले साल हमने जैसे तुम्हारा बंदयाल का भी देखा था। ना हम आपको नहीं नोटिस करना चाह रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं पार्लियामेंट। देखिए, उन्होंने ये भी कहा, मैंने पार्लियामेंट को कभी बुरा कहा है,
और फिर उन्होंने ये बात तो ठीक है, उन्होंने कहा तो बुरा कभी नहीं है, लेकिन वो अलग बात है कि एक सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी से इंतखाबात से पहले अगर उस वक्त निशान तो ले पार्लिमानी लिया जाए, पार्टी नहीं थी। अच्छा वो ये भी कह सकते हैं, अब 22 करोड़ होती तो आवाम इतना मसला ही ना के होता। इतना मसला ही ना होता। चलें इस सारे मामले में एक और चीज़ जो एस्पेक्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दो इदारे, एक अदलिया, एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, दोनों इदारे जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े मजबूत हैं, बड़ी दोनों की पावर्स की आपस में आजकल हम जंग देख रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि मैं सेक्टर कमांडर को बुला लूँगा, बाबर सत्तार कहते हैं कि सिक्योरिटी टॉप ऑफिशियल ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की है, अत्तर मिनल्लाह साहब कहते हैं कि हमने 76 साल में कभी सच बोला ही नहीं है। तो ये एक इदारा है, उनको इस पर्टिकुलरली कहते हैं। तो ये जंग आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या ये जंग आपको आइंदा आने वाले दिनों में, पर्टिकुलरली इस केस को देखें, जिस तरह से फैसल वाडा, हमें पता है कि ये एक सेट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों करवाया गया है, क्या इसके पीछे ज़हनियत है और क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, तो कौन पीछे हटेगा इन तमाम चीज़ों? देखिए जुडिशरी क्योंकि सिर्फ एक जज नहीं है, एक सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है, बाकी तमाम जजेस इस मामले पर बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा से एक गलती ये हुई कि एग्जेक्टिव को डिफेंड करने में जब 6 जजेस ने ख़त लिखा और ये मामला कलेक्टिवली उनके सामने आया, तो बजाय अपनी जुडिशरी के साथ खड़े होने के उन्होंने एग्जेक्टिव को डिफेंड करने का रास्ता चुना। अब उसके बाद उनके लिए थोड़ा मुश्किल ये भी हो गया है कि वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है आपकी जुडिशरी का आपके ऊपर। आप अदलिया के सरबराह हैं, आपको कुछ भी करना चाहिए था, आप भले एग्जेक्टिव को भी डिफेंड करते, लेकिन आप 6 जजेस के कंडक्ट के ऊपर उठने वाले सवालात पर कम अज़ कम एक शटअप कॉल ज़रूर देते हैं। इस अदालत में बैठकर जो लोग ट्रोल कर रहे थे, उन जजेस को उनकी ज़ात को निशाना बना रहे थे, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ क्यों मुहिम शुरू हुई? वो 6 जजेस के ख़त के बाद ही शुरू हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को निशाना क्यों बनाया गया? वो उन 6 जजेस के ख़त के बाद ही बनाया गया। फिर उसके बाद आपके अपने जजेस में जस्टिस अतर मनिल्ला को कॉर्नर करके उनको निशाना क्यों बनाया गया? बाकी पूरे बेंच के बारे में बात क्यों नहीं की गई? सिर्फ जजेस के बोलने पर जब आप चुप नहीं कराओगे, आप अपने जजेस के साथ खड़े नहीं होगे, तो ये मुश्किल सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ जुडिशरी है, जुडिशरी का हाल कुछ ये है कि अब उनको ये समझ में आ गई है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी पावर्स इतनी हैं कि हम एग्जेक्टिव की दौड़ें लगा सकते हैं। अगर एग्जेक्टिव की दौड़ें ना लगी होती तो ये 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यके बाद एक कराने की ज़रूरत ना पड़ती, और फिर आप वो चेहरे देख लीजिए जो एग्जेक्टिव के पास अब बच गए हैं, जिनके ज़रिए वो अदलिया के ऊपर तनकीद करा रहे हैं। और अगर और इधर से भी नोटिस हो के फैसला कि फैसल वाडा की शहरियत वो सेनेटरशिप फारिग हो जाती है, वो कहेंगे भाई मुझे किस चंगे काम के लिए रखा है, मुझे कुर्बानी का बकरा ही बनाना है। वो तो कहते हैं मैं किसी की प्रॉक्सी नहीं हूँ ना, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन फिर वो ये भी नहीं बताते कि भाई तलाल चौधरी को क्या जरूरत पड़ी। आज आप देखेंगे उन्हें बताएं, उनसे पूछे ना कि आजाद कैसे आप select ये हो? तो वो सवालात हैं जो कि अब चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने आज ये तक नहीं पूछा फैसल वाडा कौन है खिलाफत तवक्कुल। हालांकि वो अपने सामने अपने घर वालों को भी शायद पूछे अगर किसी केस में आ जाए तो आप कौन है, आपका तारुफ क्या है, आपका नाम क्या है। नहीं पूछा फैसल वाडा कौन है, नहीं पूछा कैसे मुंतखब हो के आए, नहीं पूछा कि फैसल वाडा के अलावा किन किन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुस्तफ़ा कमाल का नाम उनके जहन में रह गया, कामरान टिसोरी उन्हें याद नहीं आए, उन्हें तलाल चौधरी भी याद नहीं आए, और ना ही उनको याद आए ओन चौधरी, और उनको याद रहे सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा। तो अब ये मामला अगर तो चीफ जस्टिस ने आगे लेकर चलना है और इसको एक दफ़ा के लिए ख़त्म कराना है और सिर्फ एक माफ़ी तक इसको महदूद नहीं रखना, आइंदा के लिए भी रास्ता बंद करना है, तो उनको सबको बुला के इस मामले को सेटल करना पड़ेगा। आप मत करें सबको दोबारा नाअहल। तलाल चौधरी हाल ही में 5 साल की नाअहली मुकम्मल करके दोबारा सेनेटर मुंतखब हुआ, और वो 5 साल की नाअहली भी तौहीन अदालत करने पर ही उन पर की गई थी। चले तब साकिब निसार बुरे थे, आज चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा साकिब निसार वाली दौर में नहीं लगना चाहते, तो कम अज़ कम उनको इस तमाम तर चीज़ों का रास्ता बंद करने के लिए एक दफ़ा एक सख्त ऑर्डर और अपनी जुडिशरी के साथ खड़े होने का जेस्चर ज़रूर देना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस पहले दिन ये दे देते तो मामला यहाँ तक ना बिगड़ता। बिल्कुल मरियम, आप ठीक कह रही हैं। राइट नाउ हमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फैज़ीसा एक तरह से आइसोलेशन में नज़र आ रहे हैं। जितने सीनियर जजेस हैं उनकी बात कह रहा हूँ मैं, सारे एक तरफ हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह बड़ा कैलकुलेटेड चल रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल को इवन हमने देखा कि वो भी इस तमाम मामले पर इमरान खान साहब को जब बुलाने का मामला था, उन्होंने ये राय दी कि इमरान खान साहब को बुलाया जाना चाहिए। फिर हम अतर मिनल्ला साहब को देख रहे हैं। तो तमाम जजेस जो हैं वो हमें एक तरफ, और जस्टिस काजी फैज़ीसा एग्जेक्टिव की साइड लेते नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या ये जो है ज़्यादा देर चल पाएगा? क्या काजी फैज़ीसा अपने पूरे टेन्योर में ऐसे रहेंगे? ये आने वाला वक्त बता सकता है बेहतर तरीके से। अभी तक तो उनका कंडक्ट ऐसा ही है कि वो एग्जेक्टिव की ज़्यादा साइड पे हैं बजाय अपने साथी जजेस के साथ खड़े होने के। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर सैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मरियम नवाज़ को ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।